हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है आज ही था, हिंदी का एग्ज़ाम, एंड आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है वो है साइंस, जो आपका 25 को एग्ज़ाम है इसका, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैराथन क्लास है, तो चैनल पे वीडियो पे बने रहे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चंस अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वीडियो देखकर आप लोग अच्छा रिजल्ट करो, आप लोगों से कुछ मिस ना हो। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडीज़ में लगाइए, ज़्यादा मोबाइल भी मत चलाइए। अगर आप लोगों को जैसे कि जब आप वीडियो देखोगे तो आप मेरी वीडियो मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स के ही होते हैं वीडियो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग अच्छे से पढ़ो और एक टाइम बना लो कि इस टाइम पे मैं वीडियो देखूंगा, और 1 या 2 घंटे बैठकर आप वीडियो देखो। जो भी वीडियोस लेकर के आती हो, जैसे साइंस का वीडियोस अभी मैं लेकर के आ रही हूँ, तो साइंस का आप बैठ करके 2 घंटे या 1 घंटे बैठ के जो भी क्वेश्चन है उसको रिवीजन करो, मोबाइल ओपन करो। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल पर ही पढ़े हुए हैं, आप खुद का भी स्टडी करो, ठीक है। ज़्यादा मोबाइल मत चलाइए, ठीक है, खुद का भी स्टडी कीजिए। उसके बाद आप आइए चैनल पे, एंड चैनल पे आने के बाद आप 1 घंटे बैठ करके, 2 घंटे बैठ करके जितनी भी वीडियोज़ है आप उसको देखिए। साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोज़ अपलोडेड है, तो आप एक टाइम निकाल के उसको देखिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर फ़ोन पे लगे हुए, इससे स्टडी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? तो फ्लेमिंग का जो हस्त नियम है ये पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने आप लोगों को बोला है कि वो इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, जबकि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा विद्युत धारा की दिशा एवं अन्य उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूज क्या है? फ्यूज क्या है भाई? इसे विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा और किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। आप लोग देखे होंगे घर में बोर्ड लगा हुआ होगा, उसमें भी फ्यूज लगा हुआ होता है ना। तो यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और इसकी गलनांक बहुत कम होती है। इसे विद्युत परिपथ में विद्युत में तार मतलब गर्म तार द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है और यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और इसकी गलनांक बहुत कम होता है। इसे विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार गर्म तार द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो परिपथ में उपयोग में आने वाले तारों पर अच्छे प्रकार का विद्युत रोधक जैसे पीवीसी आदि का आवरण होना चाहिए। विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाना चाहिए। अधिक शक्ति वाले साधित्रों जैसे
एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जल ऊष्मक आदि का एक साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अति भारण से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या बरतना चाहिए? तो सबसे पहले तो परिपथ में उपयोग में आने वाले तारों पर अच्छे प्रकार का विद्युत रोधक होना चाहिए, पीवीसी आदि का आवरण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाना चाहिए। और थर्ड है कि एक साथ में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जल ऊष्मक आदि का एक साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जो है जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो खुद में मेमोराइज करो कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद है। क्या आप बिना देखे, मैम जो पढ़ा रही है, दीदी जो पढ़ा रही है, वो क्या हम बिना सुने मैं बता सकता हूँ इसका आंसर? तो इस तरीके से अपने आप को आंको कि आप कहाँ हो। और अगर आपको याद नहीं है तो उस क्वेश्चन को 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार भी हो आप उसको लर्न करो अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल भी याद हो जाए। तो 4 ओम, 8 ओम, 12 तथा 24 प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को इस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम 48 ओम, निम्नतम 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अब आइए देखते हैं, इसमें फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों में कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, R1, R2, R3, R4। ठीक है, क्या किया है? R1, R2, R3, R4 सबको क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ के कितना बन गया? 48। कितना बन गया? तो अधिकतम आ गया ना, ये सबको जोड़ दिए 4, 8, 12, 24 को। नेक्स्ट है न्यूनतम। न्यूनतम में क्या हो जाएगा आपका? 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मतलब 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब क्या करेंगे? 1/4, 1/8, 1/12, 1/24, इसको हम लोग क्या कर लेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद इसका क्या निकालेंगे? निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल करके फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24। ठीक है, 4 के टेबल में 24 कितने बार में जाएगा? 6 बार में। ये पता ही है आप लोग को, मैथ्स बनाते ही हो। 8 के टेबल में कितने बार बजाएगा? 24। 8 3 × 24 तो +3 हो जाएगा। 12 के टेबल में 24 2 बार में तो 2 हो जाएगा। और 24 के टेबल में 1 बार में तो यहाँ 1 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे 12/24। अब इसको पलट देंगे हम तो 24/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, एकदम रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है आपका, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है? ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर पार्श्व क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है? तो पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है। कोई एक उपकरण अगर फ्यूज हो जाएगा तो अन्य उपकरण को वो बाधित नहीं करेगा। प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप वे अच्छी तरह से कार्य करते हैं। मतलब पार्श्व क्रम संयोजन में अच्छे तरीके से काम होता है, अच्छी तरीके से वो कार्य करते हैं। और पार्श्व क्रम संयोजित विद्युत उपकरण में क्या होता है कि अगर कोई भी एक उपकरण फ्यूज होगा तो दूसरे का कार्य बाधित नहीं होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे है पीएच स्केल किसे कहते हैं? ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है, इसीलिए पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा। 6 से कम हो जाएगा मतलब वो लैक्टिक अम्ल है, अम्लीय है वो। ठीक है, तो
पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले वो बता दिया है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे देखिए दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है, इसलिए पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन संक्षारित हो जाएगा। ठीक है, दही एवं खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः यदि ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में अगर रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि किसमें कौन सा अम्ल है, तो खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखना है। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, इसमें COO Na+ आयन होते हैं। अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, इसमें आयनिक समूह SO3 Na+ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, SO3 Na+ होता है, इसमें COO Na+ होता है। नेक्स्ट है आपका, यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है। ये कठोर जल में क्या करता है, साबुन कठिनाई से झाग देता है। यह कठोर जल में आसानी से झाग देता है। इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है, इसमें आर्द्रता का गुण जो है वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, एकदम रट लीजिए। कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है साबुन। अपमार्जक क्या करेगा, यह कठोर जल में आसानी से झाग देगा। इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है, इसमें आर्द्रता का गुण अधिक पाया जाता है। और ये वाला भी याद कर लीजिएगा कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं और अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। पित्तरस के कोई 2 कार्य लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पित्तरस का क्या कारण है, क्या कार्य है, तो आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। पित्तरस क्या करता है, आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। ये आंत की दीवारों को क्रमाकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, तो आमाशय क्या करेगा, भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। ये आंत की दीवारों को क्रमाकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर और लसिका में अंतर बताना है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो रुधिर ये लाल रंग का होता है, लसिका क्या होता है, ये रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें लाल श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है, इसमें कणिकाएं नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है यह हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आ जाता है। यह हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आता है। यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है इस तरीके से और लिखना है कि यहाँ मुंह है, ये ग्रशिका है, जीवा है, आमाशय है, छिद्रांत छोटी आंत है, यहाँ डायाफ्राम है, पित्ताशय है, पित्त नली है, इसको यकृत, अग्नाशय,
पेरिशेक, अभी से जो है ना डायग्राम बना के प्रैक्टिस कीजिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, एकदम डायग्राम बना के एक टाइम कर लीजिए कि मैं अभी के टाइम में मैं 1 आवर लेता और 1 आवर में जितना भी साइंस का डायग्राम है मैं उसको प्रैक्टिस करूँगा। इस तरीके से टाइम सेट कर करके कीजिए। क्षुद्रांत है, बृहदांत है, गुदाद्वार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेफ्रॉन का चित्र बनाना है। नेफ्रॉन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। नेफ्रॉन का भी आपको चित्र बनाने के लिए दे सकता है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है मानव उत्सर्जन तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ये सबको, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप लोग ऐसे ही कीजिए ताकि टाइम एक बना लीजिए कि इस टाइम में मुझे ये करना है, तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओगे, मतलब अच्छा नंबर आएगा आपको। आप करके देखिए एक बार कि मैं 1 घंटा, अब तो ज़्यादा टाइम है नहीं, आज 18 ऑलरेडी हो चुका, अब आपके पास 19 है, 20 को एग्ज़ाम है आपका, तो आप चित्र प्रैक्टिस कीजिए। अभी अगर आप जब भी वीडियो को मेरे देख रहे हो अभी, या फिर आप सुबह में 1 घंटा बैठो, 1 घंटा बैठ के आप सोचो कि जितना भी डायग्राम है वो मैं डायग्राम को भी बैठ के मैं 1 घंटे में कंप्लीट करूँगा। सबको देख देख के अच्छे से कहाँ पे क्या है, उसका नाम भी गलत नहीं लिखना है, सही सही लिखना है आपको, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है? इस प्रकार की क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित रहती है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? इस प्रकार की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित रहती है। उद्दीपन प्राप्त होने के तुरंत बाद ही अनुक्रिया होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें विचार की आवश्यकता होती है, ना कि अनुक्रिया हेतु पर्यावरणीय उद्दीपन की आवश्यकता होती है। बुक में और भी अच्छे से अगर दिया हुआ है तो आप बुक से और अच्छे से पॉइंट्स निकाल के याद करो, ठीक है। अब देखिए एक चित्र दे दिया है मस्तिष्क का। चित्र में निर्देशित ABCDE के नाम लिखे और ABCDE के नाम तथा E का कार्य बताना है आपको। तो इस तरीके से मस्तिष्क का डायग्राम भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे A क्या है, वो है प्रमस्तिष्क है। फिर आपका B क्या है, वो है कपाल खोपड़ी है। C है मध्य मस्तिष्क, D है पॉन्स, और E क्या है आपका मेडुला। अब मेडुला का E का कार्य बताना है आपको। तो मेडुला का क्या कार्य है, तो मेडुला पश्च मस्तिष्क की सतह पर होता है, जो हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण, श्वसन, लार का स्राव एवं निगलने की क्रियाओं का नियमन करता है। यह अधिकांश प्रतिवर्ती क्रियाओं एवं अनैच्छिक गतियों का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। मेडुला का कार्य लर्न कर लीजिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। कहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ द्रुमिका है, केंद्रक है, तंत्रिकाक्ष कोशिका काय है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है। नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब जनरली आपको ये बताना है कि क्या है द्विखंडन, बहुखंडन क्या है। तो इस विधि में एक कोशिका 2 अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती। कितने में विभाजित होती है, 2 में। इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये सामान्य परिस्थितियाँ होता है, यह विषम परिस्थितियों के उपरांत होता है। यह एक तल में होता है या विभिन्न तलों में होता है। इसका उदाहरण क्या होगा, अमीबा। द्विखंडन का उदाहरण क्या है, अमीबा। और बहुखंडन का उदाहरण क्या है, मलेरिया परजीवी। क्या है, मलेरिया परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कैसे। धूम्रपान मीन्स बीड़ी सिगरेट, धूम्रपान होता है ना, धूम्रपान, ठीक है। तो धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, सांस संबंधी समस्याएं, मधुमेह का खतरा, प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव, डिमेंशिया आदि का जोखिम होता है। यही नहीं, धूम्रपान से हृदय रोग की आशंका क्या होती है, बढ़ जाती है। धूम्रपान से त्वचा की सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। समय से पहले झुर्रियां, त्वचा की सूजन बढ़ जाती है। तो धूम्रपान क्या है,
बहुत ही एक गंदी चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है। मतलब धूम्रपान के कारण बहुत सारे रोग जो है वो हो रहे हैं। अगर आप रोड पे निकलो हर जगह धुआं ही धुआं, तो जैसे बोलते हैं ना कि पीने वाले से ज़्यादा जिनके शरीर में ये जा रहा है उनको इसका ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुकुलन क्या है? इस विधि द्वारा हाइड्रा में जनन को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुकुलन से नए जीव का विकसित होना मुकुल से नए जीव का विकसित होना मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि में कोशिका के किसी भाग में एक बल्ब जैसा उभार बनता है। कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और एक भाग इस बल्ब में आ जाता है। यह बल्ब जैसी रचना मूल कोशिका से अलग हो जाती है। अब इसे मुकुल कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। ईस्ट कोशिका एवं बहुकोशिकीय जंतु हाइड्रा में इस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ईस्ट कोशिका और बहुकोशिकीय जंतु में मतलब जंतु हाइड्रा में इस विधि द्वारा क्या होती है? अलैंगिक जनन होती है। तो सबसे पहले तो मुकुलन एक कैसी जनन है? अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। बहुत ही अच्छे से जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए जाइए। आप अपने आप को देखिएगा को कितना आता है, कितना पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी की परिभाषा दे। आनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है? आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता की सूक्ष्म क्रियाविधि, आनुवांशिकता के प्रभाव एवं आनुवंशिकता से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884 ने जीव विज्ञान की इस शाखा आनुवांशिकी को अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? मेंडल को आनुवांशिकी का जनक। उन्होंने मटर के दानों पर संकरण के तरह तरह के प्रयोग किए थे और 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। क्या क्या नियम का प्रतिपादन किया था? देख लीजिए। प्रभाविता का नियम, संकरण में भाग लेने वाले पौधों का प्रभावी गुण प्रकट होता है और अप्रभावी गुण छिप जाता है। संकरण में भाग लेने वाले पौधों का प्रभावी गुण क्या होता है? प्रकट होता है और अप्रभावी गुण जो है छिप जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड। मैंने शायद गलती से ना आगे का जो है ना क्वेश्चन का वो नहीं किया है, आंसर का फ़ोटो पिक नहीं, मतलब गलती से ये छूट गया है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन अगेन आप लोगों के लिए एक बार लेकर आ जाऊंगी, डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, अभी आप एक ही प्रभाविता का नियम जो है वो देख लीजिए। संकरण में भाग लेने वाले पौधों का प्रभावी गुण प्रकट होता है और अप्रभावी गुण जो है वो छिप जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन क्या है? जीन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिकता में इसकी क्या भूमिका है? तो गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली भौतिक इकाइयाँ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, जीन कहलाती हैं। जीन आनुवांशिक गुणों का वहन करती है। ये पैतृक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाती है। हम लोग देखते हैं ना, किसी को भी देख के बोलते हैं तुम्हारी आंखें तुम्हारे पापा की जैसी है, तुम्हारी कदगाठी तुम्हारी मम्मी की जैसी है। तो इस तरीके से ये जो है जीन जो है वो हमारे आनुवांशिक गुणों का वहन करती है ये। ठीक है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है पैतृक लक्षणों को ले जाने का ये कार्य करती है। तो अब देखते हैं जीनों की आनुवांशिकता में निम्नांकित भूमिका है। क्या है? इनमें द्विगुण की क्षमता होती है जिसके कारण ये सभी संततियों में पहुंच जाती है। ये पुनर्योजन की इकाइयाँ है तथा ये क्रॉसिंग ओवर में भाग ले सकती है। ये उत्परिवर्तित होकर विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकती है। ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं को संबंध होती है। ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से इनका संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। जीन की 3 विशेषता क्या है? तो ये आनुवांशिक पदार्थों की इकाइयाँ हैं जिनमें द्विगिन की क्षमता होती है। ये पुनर्योजन की इकाइयाँ है और ये क्रॉसिंग ओवर क्रिया में भाग ले सकती है। जीन वही सेम ही चीज़ है। जीन उत्परिवर्तित होकर भिन्नताएं उत्पन्न करती है। उत्परिवर्तन से जीन में संग्रहित सूचनाएं बदल जाती हैं। ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से संबंध होती है और वैसे लक्षणों अथवा वैसी क्रियाओं को प्रकट करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम बना के आप मतलब इस तरीके से बनाना, काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलेगा। किसी घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला को प्रवाह चार्ट द्वारा दर्शाना है आपको। देखिए, घास है, घास को कौन खा रहा है? कीट। कीट क्या खाता है? घास वगैरह खाता है। कीट को कौन खाता है? मेढक। मेढक खाएगी। मेढक को कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। क्या है? एक खाद्य श्रृंखला। इस तरीके से आपको जो है ना, मतलब डायग्राम बना के जो है दिखाना है। यहाँ पे देखिए एक बना दिया है नीचे में भी कि सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे हरा पौधा, इसको भी आप बना सकते हो। फिर कीट है, फिर मेढक है, फिर सांप है, फिर बाज है। ठीक है, हरा पौधा सरल कार्बनिक पदार्थ। यहाँ बाज क्या करेगा? मृत्यु, जीवाणु, कवक, सूक्ष्म जीव, अपमार्जक, फिर सरल अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर भी आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है? 5 प्रकार का आर क्या है? क्या है? इनकार, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस, रिसाइकल। ठीक है, इनकार कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग करना है, पुनः प्रयोजन करना है, पुनः चक्रण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5R भी जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए पर्यावरण रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया, तो उसमें आप लिख सकते हो कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के R होते हैं, वो क्या क्या है, आप इसको उसमें डाल सकते हो। हम लोग इसी तरीके से स्टडी करते थे, मैंने इसी तरीके से स्टडी किया है, अभी भी करती हूँ इसी तरीके से स्टडी। अगर मान लीजिए पर्यावरण रिलेटेड, ये तो पर्यावरण का ही एक क्वेश्चन है, पर्यावरण चैप्टर का, उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको भी बना के उसमें डाल सकते हैं, ताकि आपका कॉपी भी भर जाए एंड टीचर को भी ये लगे कि बच्चे को आता है, बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, तो अभी मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम नहीं है, जितना भी टाइम है, जितने टाइम में आप जितना मतलब जो भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। आप बहुत अच्छे से पढ़िए एंड बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने से एग्ज़ाम भी क्या होगा? ख़राब होगा। तो इसीलिए डरने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जाइए, बिल्कुल भी एकदम जो भी क्वेश्चन आता है आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आए आपको लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है, पेज छोड़कर नहीं आना है, एकदम टाइम के साथ लिखना है। अपनी स्पीड को भी बरकरार रखनी है ताकि आप टाइम से एकदम कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सपोर्ट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, आपके स्टडी के लिए डेली वीडियोज़ लेकर के आती हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।